अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का लेक्चर नंबर 3 है हमारा, चैप्टर नंबर 7 मेथड का इनर प्रोडक्ट स्पेस जो चैप्टर है। तो इसमें हम 7.2 एक्सरसाइज से पहले जो आर्टिकल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जी, इसमें सबसे पहला आर्टिकल आता है जी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस क्या होते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन की जानिब चले चलते हैं। कहते हैं कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ओवर द फील्ड और इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल इफ ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी इक्वल टू ए ट्रांसपोज। कहता है कि ए ट्रांसपोज डॉट ए इक्वल टू आइडेंटिटी या फिर ए डॉट ए ट्रांसपोज इक्वल क्या है, आइडेंटिटी आ जाए, तो उस मैट्रिक्स को फिर हम क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। या फिर क्या, ये चेक करने का मेथड है। ठीक है, डेफिनेशन है ये। या फिर वो क्या कहता है कि अगर उसका ट्रांसपोज लो तो वो इक्वल आ जाए ए इनवर्स के, तो फिर भी उस मैट्रिसेस को हम क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस कहते हैं। सही हो गया। आगे कुछ उसने डेफिनेशन से कुछ रिज़ल्ट बनाए हुए हैं, उनको हम थोड़ा सा पढ़ते हैं या आपने पढ़ लेने। इसमें सबसे पहले वो कहता है कि नंबर 1 जो है वो कहता है कि फ्राम द डेफिनेशन इट फॉलोज दैट। कहता है कि इस डेफिनेशन से हम कुछ कंडीशंस को फिर हम फॉलो करते हैं। कहता है कि ए इज़ ऑर्थोगोनल। ए ऑर्थोगोनल कब होता है, जब उसका इन्वर्स क्या हो, इफ़ एंड ओनली ए इनवर्स इज ऑर्थोगोनल। पहली कंडीशन वो कहता है कि अगर ए इज़ ऑर्थोगोनल है तो फिर इसके लिए ज़रूरी है कि इफ़ एंड ओनली ए इनवर्स भी उसका क्या होना चाहिए, ऑर्थोगोनल होना चाहिए। ऑर्थोगोनल की हमने डेफिनेशन अभी पढ़ी है कि ए ट्रांसपोज डॉट ए या ए डॉट ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए या ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए इनवर्स आ जाए। तो ये दो कंडीशंस अगर दोनों में से कोई, ये जो कंडीशंस हैं इन दोनों में से कोई एक आप यूज़ करें तो आप कोई भी मैट्रिसेस को आप चेक कर सकते हैं को ऑर्थोगोनल है या नहीं है। अच्छा, तो सब पहली कंडीशन फिर वो बताता है कि ए इज़ ऑर्थोगोनल कब होता है, जब उसका ए इनवर्स लिया जाए तो वो भी क्या हो, ऑर्थोगोनल हो। दूसरी कंडीशन वो कहता है कि ए इज़ ऑर्थोगोनल, और कहता है कि ए को ऑर्थोगोनल हम कब कहते हैं, इफ़ ए इज़ ऑर्थोगोनल, अगर ए ऑर्थोगोनल है वो कहता है कि देन ए इज़ सिमेट्रिक। तो फिर वो कहता है कि ए सिमेट्रिक होगा, कब होगा, जब ए स्क्वायर किसके इक्वल आ जाए, आइडेंटिटी के इक्वल आ जाएगी। इफ़ एंड ओनली इफ ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तीसरी कंडीशन पे चलते हैं। दूसरी कंडीशन इंतहाई आसान थी। तीसरी में वो कहता है कि ए एंड बी आर ऑर्थोगोनल, देन ए बी एंड बी ए आर आल्सो ऑर्थोगोनल। वो कहते हैं कि अगर ए और बी दोनों जो हैं अगर वो ऑर्थोगोनल हैं तो देन फिर हम इन दोनों का कम्यूटेटिव ला एक किस्म का देख लें, मतलब ए डॉट बी अगर मल्टीप्लाई करें या बी डॉट ए मल्टीप्लाई करें वो भी क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। कब होगा, जब ए ऑर्थोगोनल है और बी भी ऑर्थोगोनल हो। तो इसी तरह चौथी कंडीशंस को आप रीड कीजिएगा, इंतहाई आसान कंडीशंस। वो कहते हैं कि इफ ए इज ऑर्थोगोनल देन द कॉलम वेक्टर्स ऑफ यूनिट लेंथ एंड देयर डॉट प्रोडक्ट्स आर ज़ीरो। दैट इज़ वो कहता है कि कॉलम ऑफ ए फॉर्म एंड ऑर्थोनॉर्मल सेट। पांचवी कंडीशन वो कहता है कि इफ़ ए इज़ ऑर्थोगोनल देन द रोज ऑफ ए फॉर्म ऑर्थोनॉर्मल सेट। छठी कंडीशन में वो कहता है कि ए इज़ ऑर्थोगोनल, कहता है कि ए इज़ ऑर्थोगोनल कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ़ ए ट्रांसपोज भी क्या हो, ऑर्थोगोनल हो। तो ये जो कंडीशंस हैं, इस इन पांच कंडीशंस को हमने इस डेफिनेशन के ज़रिए सीखा है जी। अब थोड़ा सा हम चलते हैं जी एग्जांपल की जानिब। सही है, तो एग्जांपल से हम देखते हैं कि इस डेफिनेशन को अप्लाई करके चेक करते हैं कि वो मैट्रिसेस ऑर्थोगोनल हैं या नहीं है।
जैसे कि आपकी बुक की एग्जांपल नंबर 13 है, तो ऊपर हमने कंडीशंस को भी देखा था कि रोज़ और कॉलम को हमने चेक किया, उसने लिखा हुआ था कि वो भी क्या है, ऑर्थोनॉर्मल सेट होती हैं। तो इसमें इस एग्जांपल में वो कहता है शो दैट द रोज आर या कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स ए, उसने दिया हुआ है cos थीटा माइनस साइन थीटा ज़ीरो, फर्स्ट रो उसने ये दी, सेकंड रो में साइन थीटा cos थीटा एंड ज़ीरो, थर्ड रो में ज़ीरो ज़ीरो वन। वो कहता है कि फॉर्म एन आर्थोनॉर्मल सेट, वो कहता है कि ये आर्थोनॉर्मल सेट है। तो सॉल्यूशन पे चलते हैं, इंतहाई आसान सॉल्यूशन है जी इसमें। वो कहता है कि सबसे पहले हमने क्या करना है कि टू शो दैट द रोज या कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स ए फॉर्म अ ऑर्थोनॉर्मल सेट, वी हैव ओनली टू शो दैट ए इज़ ऑर्थोगोनल। तो इसके लिए हम फिर क्या शो कर सकते हैं, ओनली हम शो कर सकते हैं, हमने तो शो करना है कि का रोज या कॉलम ऑफ मैट्रिक्स ए जो है वो फॉर्म क्या बनाती हैं, ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाती हैं। ऑर्थोनॉर्मल की हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी, आपको याद हो तो। सेट वी, अच्छा जी, वी हैव ओनली टू शो दैट ए इज़ ऑर्थोगोनल। तो इफ़ ए इज़ ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल कब होता है ए, मैट्रिसेस ए कब ऑर्थोगोनल होता है, देन ए ट्रांसपोज अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या है, आइडेंटिटी आ जाए। अगर तो ये आइडेंटिटी आ जाता है तो इसका क्या मतलब है कि रोज या कॉलम ऑफ आ मैट्रिक्स ए जो है फॉर्म क्या बना देती हैं, ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाते हैं। तो हम चलिए जी हम इसको चेक कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, ए डॉट ए ट्रांसपोज लिया, ए की वैल्यू लिखी, फिर इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके इसको मल्टीप्लाई कर लिया। तो मल्टीप्लाई करना आपको आता है कि कैसे हम मल्टीप्लाई करते होते हैं, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को थर्ड, फिर इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम सेकंड रो थर्ड कॉलम, फिर इसी तरह आपने थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, फिर थर्ड रो थर्ड कॉलम एंड थर्ड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम के साथ आपने मल्टीप्लाई किया। सिंपली आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो देखो आपके पास आंसर क्या आ जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, थस ए इज ऑर्थोगोनल, सो रोज ऑफ ए फॉर्म एन ऑर्थोनॉर्मल सेट। तो ये हमारे पास जो एग्जांपल है ये उस कंडीशन से ये साबित हो गया, सही है। अच्छा जी, एग्जांपल नंबर 14 देखो। जैसे ये एग्जांपल है, इसी तरह एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। इंतहाई आसान एग्जांपल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। एग्जांपल नंबर 14 में वो कहता है कि फाइंड एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए। वो कहते हैं कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए फाइंड करके दो। वो कहता है कि हुज फर्स्ट रो इज़ 1/3 2/3 एंड 2/3। वो कहता है कि एक रो उसने बना के दे दी है। कहता है कि फाइंड एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स निकाल के दो, और फर्स्ट रो उसने दे दी है जी 1/3 2/3 एंड 2/3। तो फर्स्ट मेथड, इसके दो मेथड हैं फाइंड करने के, इंतहाई आसान है। सबसे पहले हम इसे इजी वे से सॉल्व करेंगे, जो इंतहाई आसान है, आपको समझ भी आ जाएगी। तो इसमें देखो फर्स्ट रो उसने दे दी है, ठीक है, 1/3 2/3 एंड 2/3। तो R1 हमने रख ली जी 1/3 2/3 एंड 2/3, ये आपके पास आ गया, सही हो गया। अब आपने निकालना है R2। R2 का क्या फार्मूला होता है, सेकंड रो निकालनी है। तो सेकंड रो कैसे निकालते होते हैं, R2 स्टेरिक बाय R स्टेरिक बाय R1 स्टेरिक का नॉर्म, सही है। तो इससे हम फिर निकाला करेंगे R2 कैसे निकलेगी, R2 स्टेरिक बाय R2 स्टेरिक का नॉर्म, ये फार्मूला होता है सेकंड रो निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम निकालने लगे हैं R2 स्टेरिक। तो अ वेक्टर रो ऑर्थोगोनल टू R1 इज, तो हमने फिर क्या करना है कि इसमें देखो 3 कॉलम्स है, सही है। तो इसकी बेस क्या बनेगी, E1 E2 एंड E3। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, E1 E2, फिर प्लस मैट्रिक्स के फॉर्म में ये आपने लिखना है, फिर प्लस E2 E3, फिर प्लस E3 E1। मतलब पहले क्या है, E1 E2 पहले मैट्रिक्स में, फिर प्लस लिखना है, फिर मैट्रिक्स E2 E3, फिर प्लस लिखना है, फिर मैट्रिक्स E3
E2 E3 है ना। अब E3 के बाद फिर क्या आ जाएगा, रिवर्स E1 आ जाएगा ये मैट्रिक्स। अब E1 के नीचे जो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट था उसको आपने लिख देना है, ठीक है, 1/3। E2 के नीचे हम क्या लिख देंगे, सेकंड रो फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 2/3। इसी तरह E1 के नीचे फिर E2 के नीचे सेकंड वाला, E3 के नीचे थर्ड वाला, फिर E3 के नीचे थर्ड वाला, E1 के नीचे फर्स्ट वाला। अब E1 क्या है, बेसिस है, ठीक है, E2 भी बेसिस है, E3 भी बेसिस है R3 की, ठीक है। E1 किसके इक्वल होता है, 1 0 0 0, ठीक है। E2 किसके इक्वल होगा, 0 1 0, और E3 किसके इक्वल होगा, 0 0 1, ठीक है। तो इसको पहला जी इसका डिटर्मिनेंट ओपन करो। डिटर्मिनेंट आपको ओपन करना आता है, इंतहाई आसान डिटर्मिनेंट है। इसका हमने डिटर्मिनेंट जी ओपन कर लिया, सही है। इसका तो देखो इसमें कटिंग क्या हो जाती है, E1/2 3 और -E1/2 3 आपस में कटिंग हो जाती है। तो सिंपली आपके पास क्या रह जाएगा, E2 × 2/3 -1/3 प्लस E3 × -2/3 प्लस 1/3। तो ये इसका एल्सियम लेंगे तो ये आ जाएगा E2 × 1/3 प्लस E3 × 1/3 प्लस तो E1 × 0, ठीक है, वो हमारे पास नहीं है। तो इसमें जी सिंपल फिर इसको रो फॉर्म में लिखें तो क्या आ जाएगा, बेसिस ख़त्म करेंगे तो कैसे लिखेंगे। अब E1 नहीं है हमारे पास तो ये 0 आ जाएगी। E2 के साथ क्या 1/3 तो ये 1/3 आ गया। E3 के साथ क्या -1/3 तो ये -1/3, ये क्या आ गया, R2 स्टेरिक का आंसर आ गया। अब हमने निकालना है जी R2 जो है वो स्टेरिक है ना, तो हमने फिर निकालना है रो, सेकंड रो निकालनी है, ठीक है। तो सेकंड रो कैसे निकालते होते हैं, ये फार्मूला होता है R2 स्टेरिक बाय R2 स्टेरिक का नॉर्म। तो R2 स्टेरिक का हमारे पास आंसर क्या है, 0 1/3 एंड -1/3। डिवाइड में क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2/3। ये कैसे है, ये नॉर्म आपने लिया कैसे, 0 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर, -1/3 का स्क्वायर, ये लेके प्लस करके इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास 2 स्क्वायर रूट आ जाएगी। ये नॉर्म लेना आपको आता है, मैंने बताया हुआ है। तो ये इक्वल आ जाएगा 3/√2 आ जाएगा। तो सही है, तो इसको ऊपर लेके जाओगे जो 3/√2 आ जाएगी, इंटू 0 कामा 1/3 -1/3, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ये 0 आ जाएगा। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, ये 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। फिर उसके बाद -1/√2 आ गया, 1/√2 कामा -1/√2 आ गया। तो ये हमारे पास आ गई जी सेकेंड रो आ गई। अब हमारे पास यहाँ पे कितनी बेसिस थी, E1 E2 E3, क्योंकि रो के अंदर कितने कॉलम थे हमारे पास, फर्स्ट रो में कितने कॉलम थे, 1 2 एंड 3, तो हमें 3 रोज चाहिए, सही है। अब हम क्या निकालने लगे हैं, थर्ड रो। तो थर्ड रो कैसे निकालेंगे, थर्ड रो किसके, वही फार्मूला जैसे सेकंड रो का निकाला था, थर्ड रो किसके इक्वल आ जाएगी, R3 किसके इक्वल हुआ करेगा, R3 स्टेरिक बाय R3 स्टेरिक का नॉर्म। तो सबसे पहले हम निकालेंगे R3 स्टेरिक। तो R3 स्टेरिक कैसे निकालते हैं, जैसे हमने R2 स्टेरिक निकाला था, लेकिन यहाँ पे वहाँ पे हमें फर्स्ट रो एक दी थी, अब हमारे पास दो रो उसने खुद बना के हमारे पास मिल गई हैं पहले। तो R3 स्टेरिक फिर कैसे निकाला करेंगे, तो ये फार्मूला होता है E1 E2 E3 और फर्स्ट रो आपने लिखी जो उसने क्वेश्चन में गिवन दी है, सेकंड रो जो अभी आपने बनाई है, ये वैल्यू ली। अब इसका डिटर्मिनेंट सिंपल ओपन किया तो आपके पास आ जाएगा -4/9 E1 प्लस 1/9 E2 प्लस 1/9 E3। तो बेसिस को ख़त्म किया तो ये आ जाएगा -4/9 कामा 1/9 कामा 1/9। तो ये आपके पास आ गई जी R3 स्टेरिक। अब आपने निकालनी है थर्ड रो। तो R3 किसके इक्वल होता है, R3 स्टेरिक बाय R3 स्टेरिक का नॉर्म, सही है। तो इसमें सिंपल वैल्यू पुट की और इसका नॉर्म भी ले लिया, ये नॉर्म लेना आपको आता है। तो इन सभी का स्केयर लें और प्लस करके इनका स्केयर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा √18/9, तो ये नॉर्म निकल आएगा। अब इसको आपने क्या करना है कि √18/9 को हम सिंपली फिर लिख सकते हैं 3√2/9, सही है। तो ये मज़ीद इसको हम रेसिप्रोकल ले लें, ये आ जाएगा 9/√2
3 9 बाय स्क्वायर रूट 2, ठीक है, इंटू 3। तो ये अंदर फिर ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर दो, -4/9 1 कामा 1/9 कामा 1/9। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये सिंप्लीफाई होके आपके पास क्या बन जाएगा जी, -4/√3 2 इंटू 3 कामा 1/3 इंटू स्क्वायर रूट 2 कामा 1/2 3 इंटू स्क्वायर रूट 2। तो ये इस तरह आपके पास क्या आ गया, इसके पास आपके पास थर्ड रो भी आ गई, सही है। अब ये आपके पास फर्स्ट रोज ने खुद दी थी, दो रोज आपने खुद बनाई, इसको आप मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लो, सही है। तो ये आपके पास मैट्रिक्स की फॉर्म में आ जाएगा, 1/3 2/3 2/3 0 1/2 -1/2 -4/3 इंटू √2 1/3 1/3 तो ये आपके पास आ गया जी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ए आपके पास आ गया। अब हमें क्या पता ये हमारा आंसर सही है या नहीं है। तो अगर आप चेक करना चाहें कि इसका आंसर सही है या नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली इसका क्या करें जी, इसका ट्रांसपोज ले लें, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और फिर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, मतलब ए ट्रांसपोज डॉट ए निकालें, ठीक है। तो आपके पास अगर आंसर आ जाता है, इस रिजल्ट का आंसर इक्वल आ जाता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसका क्या मतलब है कि ए इज़ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। तो ये इसको आप चेक करें तो वाकई ये क्या होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स ही होगा। तो इस तरह ये इजी वे है, इस तरह हम क्या निकालते हैं जी, हमारे पास जो आंसर आ गया ये हमारे पास कंप्लीट हो गया। जो उसने हमें बताया था कि फाइंड एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स निकालने का ये बिल्कुल आसान मेथड है। तो इस मेथड को हम फॉलो करेंगे एक्सरसाइज में भी, और इंतहाई इजी वे से हम इसका कोई भी क्वेश्चन हो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। कब, जब उसने हमें एक रो खुद उसने बना के दे दी हो, हुज फर्स्ट रो इज़, जैसे उसने इस एग्जांपल में बताया। तो इंतहाई आसान टॉपिक है, इंतहाई इजी ये एग्जांपल है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं, हम दोबारा उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं जी। अच्छा जी, आगे हम चलते हैं जी 7.3 के आर्टिकल की जानिब। तो एक्सरसाइज 7.3 से पहले जो आर्टिकल हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है जी आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स। तो आइगन वैल्यूज़ क्या होती हैं और आइगन वेक्टर क्या होता है। तो चलिए हम इसकी डेफिनेशन की जानिब चलते हैं। तो वो कहता है कि लेट ए बी आ स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर आर, ठीक है। ए के हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ओवर आर पर, ऑफ एन ऑर्डर एन। वो कहते हैं कि उसका ऑर्डर क्या है जी, एन है। देन अ स्केलर नंबर, वो कहते हैं कि देन अ स्केलर नंबर लैम्डा इज कॉल्ड आइगन वैल्यू ऑफ ए। वो कहते हैं कि लैम्डा इज कॉल्ड आइगन वैल्यू ऑफ ए इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन ज़ीरो कॉलम वेक्टर। आगे उसने एक बात बताई, कहते हैं इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन ज़ीरो कॉलम वेक्टर वी बिलोंग टू आर आर एन बेस सच दैट, कहते हैं कि ए वी किसके इक्वल हो, लैम्डा वी के। तो हेयर वी इज कॉल्ड आइगन वेक्टर ऑफ ए करस्पॉन्डिंग टू आइगन वैल्यू लैम्डा ए एंड आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो नाउ फिर आगे मजीद वो सिंप्लीफाई क्या करता है, वो कहता है कि ए वी इक्वल टू लैम्डा वी। तो दिस इम्प्लाइज दैट ए वी उसी तरह इक्वल टू लैम्डा इंटू, हम क्या करने लगे, इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करने लगे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो लैम्डा इंटू आई डॉट लैम्डा इंटू आई के साथ हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसमें लिख लिया, लैम्डा आई एंड वी। तो फिर ये इधर इक्वल है तो इसको इधर जाके माइनस कर दो, तो ए इंटू माइनस लैम्डा आई होल वी दोनों में कॉमन है तो बाहर निकल आएगा इक्वल टू ज़ीरो। तो ये जो आइगन वेक्टर होते हैं कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होते, ठीक है। उस क्वेश्चन की स्टेटमेंट ही यही है कि देन देयर एग्जिस्ट अ नॉन ज़ीरो कॉलम वेक्टर वी। तो ये तो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, तो इसका क्या मतलब है, सो ए माइनस लैम्डा आई इज सिंगुलर मैट्रिक्स बाय थ्योरम ऑफ होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो ए माइनस
लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट इक्वल क्या आ जाएगा, 0 के। तो देन ए माइनस लैम्डा आई मार जो है इज कॉल्ड करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ मैट्रिक्स ए। तो इसको फिर हम कहते हैं कि करेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ ए। एवरी रूट्स, आगे एक और बात उसने लिखी हुआ कहता है कि एवरी रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 दैट इज वैल्यू ऑफ लैम्डा, वो कहता है कि इज कॉल्ड आइगन वैल्यू ऑफ ए। ठीक है, एवरी रूट ऑफ इक्वेशन 1 जो होगी, जो वैल्यू ऑफ लैम्डा होगी, उसको हम कहते हैं आइगन वैल्यू ऑफ ए या करेक्टरिस्टिक वैल्यू ऑफ ए। द वैल्यू ऑफ वी जो है करस्पॉन्डिंग टू वैल्यू ऑफ लैम्डा गिवन बाय ए माइनस लैम्डा आई इंटू वी इक्वल टू 0 दैट इज कॉल्ड आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा। तो ये सिंपल आपने ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है। और इसमें हमें पता उसने क्या बताया कि लैम्डा जो है वो क्या होगी, आइगन वेक्टर हुआ करेगा, और वी जो है वो क्या होते हैं जी, आइगन लैम्डा जो होगा वो आइगन वैल्यू हुआ करेगी, और जो वी करस्पॉन्डिंग टू इनटू वी जो है वो क्या है, आइगन वेक्टर है। तो आगे उसने बताया है कि फिर ये आइगन वैल्यू कब होता है, जब एवरी रूट ऑफ इक्वेशन 1 जो हुआ करेगी, जो लैम्डा की वैल्यू होगी, उसको हम कहते हैं आइगन वैल्यू ऑफ ए। और वो कहता है कि द वैल्यू ऑफ वी करस्पॉन्डिंग टू वैल्यू ऑफ लैम्डा गिवन बाय ए माइनस लैम्डा इंटू वी इक्वल टू 0 दैट इज कॉल्ड आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा। आगे जी हम इसको इस सारे को फिर हम समझते हैं एक एग्जांपल से, तो हमें मज़ीद समझ आ जाएगी कि आइगन वैल्यूज़ और करस्पॉन्डिंग टू आइगन वेक्टर जो है वो कैसे निकालते हैं। तो इस मज़ीद इस डेफिनेशन को, इस आर्टिकल को हम एक एग्जांपल से समझने लगे हैं। और इसी तरह ये जो एग्जांपल है, इसी तरह 7.3 है उसकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसके सारे पार्ट्स इसी मेथड से ही हैं। तो इसको सही तरह से समझिएगा, इंतहाई आसान है। वो कहता है कि फाइंड आइगन वैल्यूज एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। उसने एक दिया हुआ है मैट्रिक्स, वो कहता है कि इसकी आइगन वैल्यूज़ भी निकालो और आइगन वेक्टर भी निकालो, सही है। तो हमने फार्मूला भी सीखा है कि ए माइनस लैम्डा आई, तो हमने वो लिख लिया, ठीक है। ए माइनस लैम्डा आई, तो ए की वैल्यू लिखी सोल्यूशन में, ठीक है। ए माइनस लैम्डा ये याद रखना है। तो ए माइनस लैम्डा ए की वैल्यू लिखी माइनस लैम्डा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है, आप 3x3 आर्डर है तो 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो सिंपली इनको आपस में ये सिंप्लीफाई करना आता है। आपको माइनस किया तो आपके पास आ जाएगा 2 माइनस लैम्डा 2 1 1 3 माइनस लैम्डा 1 2 और 2 माइनस लैम्डा। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हम इसका रखने लगे हैं डिटर्मिनेंट इक्वल 0 रखने लगे हैं, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट लेके इसको इक्वल 0, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स हमने बनाना है इसको। तो 2 माइनस लैम्डा 2 1 1 3 माइनस लैम्डा 1 1 2 और 2 माइनस लैम्डा मार्ड इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट इक्वल 0 रखा। तो आपने यहाँ से लैम्डा की वैल्यूज़ निकालनी है, आइगन वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। तो 2 माइनस लैम्डा ये इसका डिटर्मिनेंट सिंपली आपने ओपन किया, ओपन करना आपको आता है, सिंपली आपने ओपन किया, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस लैम्डा क्यू प्लस 7 लैम्डा स्केयर माइनस 11 लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू 0। फिर उसके बाद जी इसको मज़ीद हमने फिर क्या किया, ये जो माइनस था इसको आपने ख़त्म किया, मल्टीप्लाई कर लिया इस इक्वेशन के साथ, और लैम्डा क्यूब माइनस 7 लैम्डा स्केयर प्लस 11 लैम्डा माइनस 5 इक्वल टू 0 आ गया। अब हमने इसको फिर आगे सिंथेटिक डिवीजन से सॉल्व किया, क्योंकि हमने लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो 1 माइनस 7 11 माइनस 5, तो इस इक्वेशन के जो पॉसिबल रूट्स हैं वो क्या हैं, वो इस इक्वेशन को जो सेटिस्फाइज करते हैं उनको हम कहते हैं रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो एक तो हमारे पास है 1 को इसमें ऐड करो ना, तो 1 माइनस 7 इंटू 1 प्लस 11 इंटू 1 माइनस 5। तो ये लेफ़्ट साइड भी ज़ीरो हो जाएगी, राइट साइड भी ज़ीरो हो जाएगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 1 क्या है, इसका रूट्स है, ठीक है। इसी तरह हमने फिर इसको सिंथेटिक डिवीजन में यूज़ कर लिया, 1 माइनस 7 11 माइनस 5। तो यहाँ से आपके पास सिंपली फिर वो आपको सिंथेटिक डिवीजन लगाना आती होगी, क्योंकि ये इंतहाई आसान है। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आप सीख के आए हैं। लैम्डा क्यू माइनस 7 लैम्डा
स्केयर प्लस 11 लैम्डा माइनस 5। तो ये जो लैम्डा के साथ जो कोफिशिएंट है वो आपने लिखा -7, लैम्डा स्केयर के साथ जो कोफिशिएंट है, लैम्डा के साथ जो कोफिशिएंट है 11, वो आपने इसमें लिखा। ये सिंथेटिक डिवीजन। अब यहाँ पे जो रूट जो इसको सेटिस्फाई किया 1 आपने लिखा। और सबसे पहले क्या करते होते हैं, आप डायरेक्ट उस वैल्यू को नीचे लिख लेते हैं, ठीक है। इस 1 को फिर इसके साथ क्या करो, मल्टीप्लाई करो। जो आंसर आएगा उसको आपने दूसरे में आपने पुट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास -6 आ गया। फिर -6 को फिर 1 से मल्टीप्लाई किया, -6 का 11 में से माइनस किया 5 आया। फिर 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 आया। 5 को इधर से किया तो ये आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। तो आपके पास इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक बन गया, लैम्डा स्केयर -6 लैम्डा प्लस 5 इक्वल टू 0। इसको आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व किया तो आपके पास लैम्डा की मज़ीद क्या वैल्यू आएगी, 5 एंड 1 आ गई। सही है। तो ये आपके पास क्या आ गया जी, आइगन वैल्यूज़ आपके पास बन गई हैं। क्या क्या आई है जी, एक 5 आई है, एक 1 आई है और 2 1 1 आई हैं। अब लेट जी हमारे पास लेट आइगन वेक्टर्स हमने अब निकालना है। आइगन वेक्टर्स v फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 5। अगर हम लैम्डा इज इक्वल टू 5 का हम आइगन वेक्टर रख लें जी x y एंड z, क्योंकि कॉरस्पॉन्ड ये कॉलम आपने नॉन ज़ीरो कॉलम वेक्टर आपने बनाना होता है, ठीक है। तो अब फार्मूला लिखना है जी आइगन वेक्टर के लिए। क्या होता है ये आपने याद रखना है, a माइनस लैम्डा इंटू वी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वो वैल्यू लिखी है a माइनस लैम्डा की जो आपने सॉल्व की है वो। यहाँ पे नॉन ज़ीरो कॉलम वेक्टर जो आपने 5 के लिए रखा है x y z, यहाँ पे 0 0 0 कॉलम वेक्टर आपने लिख लिया यहाँ इन। अब इसको आपने क्या किया जी, इसको सिंपल इक्वेशन फॉर्म में आपने लिख लिया। तो ये आ जाएगा 3x प्लस 2y प्लस z इक्वल आ जाएगा। इसको सिंपल ये आपको करना आता है जी, सही है। पहले तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, सही है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास मल्टीप्लाई करें, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। तो आपके पास ये फिर क्या आ जाएगा, -3x प्लस 2y प्लस z, ये इक्वल आपके पास क्या आ जाएगा जी, 0। सही है। फिर उसके बाद जी x माइनस 2y प्लस z इक्वल आ जाएगा 0। x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल आ जाएगा 0 के। तो होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती हैं, जब ax इक्वल टू दैट इज़ ax इज इक्वल टू 0। ये एक उसने एक बात लिखी हुई है, इसको देखिए। सिस्टम ऑफ होमोजेनियस एम इक्वेशन इन एन unknowns has a non-trivial solution if rank of a जो लेस दैन आ जाए नंबर ऑफ unknowns से, तो उसको हम क्या कहते हैं, होमोजेनियस सॉल्यूशन सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो आपने फिर क्या किया, इसको आपने लिख लिया, सही है। तो ये -3x प्लस 2y प्लस 1 जो है वह z जो है, ये x माइनस 2y प्लस z, फिर x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू 0 0। इसको आपने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा -3 2 1 1 -2 1 1 2 -3। इसको आपने बनाना है जी होमोजीनियस सिस्टम। तो आपने इसमें क्या किया जी, रो ऑपरेशन लगा लिया, सही है। सिंपल ये आपको आता है। रो ऑपरेशन कैसे लगाते हैं, हमने 4th चैप्टर में डिटेल से ये पढ़ा हुआ है। तो रो ऑपरेशन लगा लें, एचिलन फॉर्म बना लें, ठीक है। एचिलन फॉर्म आपने इसमें लगाया थी। फर्स्ट रो ऑपरेशन एचिलन फॉर्म में क्या होता है, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट आपने 1 बनाना है, फिर इसके नीचे आपने क्या करना है, 0 0 बना लेना है, ठीक है। फिर आपने क्या करना होता है, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट 1 बनाना है और इसके नीचे आपने क्या करना है, 0 0 बना लेना है। फिर जब थर्ड रो पे आए तो वो तो ऑटोमेटिकली क्या होगी है जी, 0 आ गई। तो ये आपके पास क्या आ गई, एक एचिलन फॉर्म आ गई। अब देखो पहले मैट्रिक्स की रैंक क्या थी, 3 थी। अब मैट्रिक्स की रैंक रैंक क्या होती है, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रैंक ऑफ मैट्रिक्स। अब देखो इसके अंदर नॉन ज़ीरो रोज मैट्रिक्स के अंदर क्या है, कितनी है, 1 2 और तीसरी तो है ही नहीं है, क्योंकि वो तो सारी सारी 0 आ गई। नॉन ज़ीरो तो हमारे पास 2 ही हैं, तो रैंक ऑफ ए इक्वल आ गई 2। तो ये लेस देन है नंबर ऑफ अननोन्स, क्योंकि हमारे पास पहले कितनी थी, 3 थी, ठीक है। अननोन्स मैट्रिक्स की तो नंबर ऑफ अननोन्स हमारे पास 3 थी। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसकी रैंक इससे लेस देन होगी। सो सिस्टम हैज़ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। तो इसका क्या मतलब हुआ, हमारे पास जो सिस्टम है उसका
हैज़ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन उसका बन गया। तो अब हम इस सोल्यूशन को फाइंड करेंगे तो x माइनस 2y प्लस ये जो आपने लिखना है ये x कोफिशिएंट है, ये y कोफिशिएंट है, ये z है। तो x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू 0। दूसरा आ जाएगा y माइनस, क्योंकि x 0 है इसके अंदर, तो y माइनस z इक्वल टू 0। यहाँ से y की वैल्यू बनाई आपने इक्वेशन नंबर 2 के अंदर वन के अंदर 2 के अंदर पुट की, सॉरी। तो यहाँ से x माइनस वाई इक्वल आ गया 0। यहाँ से x भी क्या आ गया, y के इक्वल आ गया। अब आपने नॉन ज़ीरो कॉलम वेक्टर निकालना था, ठीक है। तो आपने क्या रखा था, v किसके इक्वल था, x y z। अब हमारे पास x की भी वैल्यू आई हुई है, y की वैल्यू भी आई हुई है, z की। तो ये देखो हमने क्या अभी हमने निकाला y इक्वल क्या रखा हुआ है, z के। x भी किसके इक्वल रखा हुआ है, x आपने रखा हुआ है इक्वल y के। तो आपने सपोज कर लेना है, ठीक है। लेट हम सपोज कर लेंगे x y एंड z जो है इक्वल a रख लें आप, ठीक है। हमने सपोज कर लिया x y z इक्वल टू a। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि x भी इक्वल है y के और y किसके इक्वल है, z के। ये अभी हमने ऊपर फाइंड किया है। तो x इक्वल टू वाई इक्वल टू z इक्वल टू हमने a रख लिया, ठीक है। तो x y z इक्वल आ जाएगा a। x की जगह भी a पुट कर लिया, y की जगह भी a पुट कर लिया, z की जगह भी a पुट कर लिया। तो a को बाहर कॉमन ले लिया, तो 1 1 1। तो आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 5 इज़ हमारे पास फिर क्या बना, 1 1 1। इसका आपने ले लेना है जी ट्रांसपोज, सही है। तो 1 1 1 होल ट्रांसपोज आपके पास आ गया, वेयर a इज़ इक्वल टू 1 इज़ आर्बिट्रेरी। तो हम a को हमको कुछ भी रख सकते हैं 1। तो ये इसका ट्रांसपोज आ गया। तो अब जी फॉर आई, इस तरह अब आपके पास ये एक आइगन करस्पॉन्डिंग वेक्टर आपके पास आ गया, सही है। अब हम निकालने लगे हैं आइगन वैल्यू जो उसने दी थी लैम्डा इज इक्वल टू 1, उसका आइगन वेक्टर निकालने लगे हैं। तो ये इंतहाई आसान है। तो एक बात उसने लिखी है, स्केलर मल्टीपल्स ऑफ 1 1 होल ट्रांसपोज आर ऑल आइगन वेक्टर्स करस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 5, लैम्डा इज इक्वल टू 5 एंड दे फार्म अ सब स्पेस ऑफ आर 3, ठीक है, जनरेटेड बाय 1 1 होल ट्रांसपोज which is also a basis of subspace called the eigenspace of A corresponding to eigen value lambda is equal to 5। तो ये सिंपल वो बात बताइए, आप आपको समझ आ गई होगी कि इसके अंदर उसने क्या बताया है। अच्छा जी, अब हम निकालने लगे हैं जी आइगन वेक्टर, जो आइगन वैल्यू एक दूसरी थी लैम्डा इज इक्वल टू 1। ये भी उसी तरह वो फार्मूला आपने लिखना है आइगन वेक्टर को निकालने के लिए, a माइनस लैम्डा इंटू वी इक्वल टू 0। तो ये a की वैल्यू लिखी, सही है, सिंपल ही। v की वैल्यू लिखी इक्वल टू 0 रखा, ठीक है। तो ये आप फिर इसको आपने मैट्रिक्स के फॉर्म लिख लिया, इसमें फिर आपने एचेलॉन फॉर्म निकालना है, रो ऑपरेशन लगाना है। तो इसमें देखो नॉन ज़ीरो रोज़ आपके पास फिर कितनी आ जाएंगी, देखो हमारे पास नॉन ज़ीरो रो एक बन जाएगी, क्योंकि आपने इसमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन बनाना होता है। तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन कब एग्जिस्ट करता है, जब रैंक ऑफ ए जो लेस दैन है नंबर ऑफ अननोन्स। तो देखो इसमें नॉन ज़ीरो रोज़ कितनी आ जाती हैं, जब रो ऑपरेशन लगाते हो तो सिर्फ एक बच जाती है, मतलब रैंक ऑफ ए जो है लेस दैन आ जाएगी, क्योंकि पहले कितनी थी, नंबर ऑफ अननोन्स हमारे पास कितनी थी, एक्स वाई ज़ी 3 थी, ठीक है। तो लेस दैन आ गई उससे, तो हमारे पास ये फिर नंबर ऑफ़ अननोन से ये लेस देन आ गई, तो इसका भी सॉल्यूशन हो गया नॉन ट्रिवियल। तो नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन को फिर आपने सॉल्व करना है। तो 1 2 1 0 0 एंड 0 0 एक्स वाई जी इक्वल टू 0 0 आपने रखा, तो यहाँ से x प्लस 2y प्लस जी इक्वल आ गया 0 के। अब आपने खुद से सपोज कर लेना है आर्बिट्रेरीली, ठीक है। तो हम लेट सपोज कर लेते हैं y इक्वल टू a एंड z इज इक्वल टू b। ये वैल्यू जो है ना इस इक्वेशन में पुट कर दो, आपने खुद से सपोज करनी है, क्योंकि हमने नॉन ज़ीरो कॉलम वेक्टर निकालना है, सही है। तो y इक्वल टू a एंड z इज इक्वल टू b, ये वैल्यू जो है वो आप इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो x प्लस टू ए प्लस टू एक्स प्लस टू ए प्लस बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी माइनस टू ए माइनस बी, सही होगी। अब v किसके इक्वल था जी, एक्स वाई जी। x की वैल्यू क्या है, ये माइनस टू ए माइनस बी, वाई की वैल्यू a है और
जी की वैल्यू है बी। तो यहाँ से हमारे पास दो कॉलम वेक्टर मैट्रिक्स बन जाएंगे। एक आ जाएगा -2a, या हम ऐसे लिख सकते हैं, आपको पता है -2a और हमारे पास यहाँ पे ए वाली सारी आ जाएंगी, यहाँ पे बी वाली, और इसके आगे आपके पास होती तो सी वाले आ जाते। तो पहले में आ जाएगा 2a और यहाँ पे थर्ड में ए नहीं है तो ये ज़ीरो आ गया, प्लस फिर -b, फिर सेकंड में बी नहीं है तो ये आपके पास आ गया ज़ीरो। सही है। और थर्ड में क्या आ गया जी, थर्ड रो में बी आ गया, तो यहाँ से ए कॉमन लिया तो -2 1 0, यहाँ पे आपने बी कॉमन लिया तो क्या आ गया -1 0 एंड 1। तो वी हैव टू लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। हमने यहाँ से दो लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर लिए थे, इनको ट्रांसपोज की फॉर्म में आपने लिख लेना है। -2 1 एंड 0 एक है इसका होल ट्रांसपोज, एंड -1 0 और 1 होल ट्रांसपोज करस्पॉन्डिंग टू आइगन वेक्टर लैम्डा इक्वल टू 1। तो इस तरह आपने फिर क्या कर लिया जी, ये जो करस्पॉन्डिंग टू आइगन वेक्टर है वो आपने निकाल लिए। तो एनी लीनियर कम्बिनेशन ऑफ, ये इसका जी रिक्वायर्ड आंसर आ गया। सही है। तो इंतहाई आसान था, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। तो लास्ट पे उसने कंक्लूजन लिखा हुआ, कहता है कि एनी लीनियर कम्बिनेशन ऑफ -2 1 and 0 whole transpose and -1 0 whole transpose is also an eigen vector corresponding to lambda 1, जैसे आपने 5 में निकाला है। The set of linear combination of these eigenvectors form of a subspace of R3. Thus, subspace is called eigenspace of A corresponding to lambda is equal to 1. The basis of eigenspace is equal to -2 1 0 whole transpose comma -1 0 whole 0 1 एंड होल ट्रांसपोज। तो ये जी इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गए थे। इंतहाई आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपने क्या किया, आइगन वैल्यू निकाली, फिर उसके बाद आपने करस्पॉन्डिंग टू आइगन जो है वो वेक्टर वो निकालना है। तो आइगन वैल्यू निकालने के लिए क्या फार्मूला यूज़ करना है जी, a माइनस लेमडा आई होल मॉड इक्वल 0 रखेंगे इसका डिटर्मिनेंट, जहाँ से आपके पास लेमडा की वैल्यू आएंगी, फिर उसको आपने आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू कॉलम जो है वो उसके साथ आपने लिखना है। ठीक है, वो क्या फार्मूला होता है, a माइनस लेमडा इंटू वी इक्वल टू 0। आगे सिंपली जो हमने स्टेप किए हैं हर क्वेश्चन के अंदर आपने एक्सरसाइज में यही स्टेप करने हैं। तो इस तरह हम आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यूज़ को निकालते हैं। सही है। तो आई होप सो आपको इस एग्जांपल की समझ आ गई होगी और हमें डेफिनेशंस की भी समझ आ गई होगी। तो आगे एक थ्योरम है जी, इंतहाई इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ये बार बार पेपर में आता रहता है, इसको देखिए। कहता है कि इफ़ लैम्डा इज़ एन आइगन वैल्यू ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, कहता है कि लैम्डा क्या है, एक आइगन वैल्यू है ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का, देन वो कहता है कि लैम्डा मॉड जो है वो किसके इक्वल है, 1 के। फिर ये प्रूव करके दो। ठीक है, वो कहता है कि लैम्डा क्या आइगन वैल्यू है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का, देन लैम्डा मॉड जो है वो किसके इक्वल आए, 1 के। तो इसका प्रूफ देखें। तो इसका सिंपली हम प्रूफ में हम क्या जी, सबसे पहले लिखेंगे लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। मैं कहता हूँ कोई भी एक मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर क्या है, एन है, आल्सो ए इज़ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। और इसके बाद हमें उसने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमें उसने दिया हुआ था, हमने फिर आल्सो क्या बता दिया कि ए इज़ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, एंड लैम्डा क्या उसने हमें खुद बताया है कि इज़ आइगन वैल्यू ऑफ ए। सही हो गया। देन हमने देयर एग्जिस्ट अ नॉन ज़ीरो आइगन वैल्यू है, तो इसके बाद आपको पता है फिर आइगन वैल्यू है एक, लैम्डा इज़ आइगन वैल्यू ऑफ ए, तो इसका क्या मतलब हुआ कि देन देयर एग्जिस्ट अ नॉन ज़ीरो कॉलम वेक्टर वी बिलोंग टू आर पावर एन सच दैट, फिर आइगन ये फिर आप वो डेफिनेशन लिख ली, क्योंकि नॉन ज़ीरो कॉलम वेक्टर भी फिर इसमें होगा, तो ए वी किसके इक्वल आ गया, लैम्डा वी के। तो हाँ, इसे इक्वेशन नंबर 1 फिर लिख लो। ठीक है, हमने फिर क्या किया, इसका ट्रांसपोज ले लिया दोनों तरफ। ठीक है, होल ट्रांसपोज ए भी होल ट्रांसपोज इधर भी ले लिया, माइनस इज इक्वल टू लेमडा वी होल ट्रांसपोज इधर। तो ट्रांसपोज आपने ओपन कर लिया, तो वी ट्रांसपोज, और ट्रांसपोज हमेशा मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट ओपन होता है। ठीक है, तो वी ट्रांसपोज पहले आ जाएगा, ए ट्रांसपोज बाद में आ जाएगा, इक्वल टू लैम्डा क्या आइगन वैल्यू है। ठीक है, तो ये स्केलर मल्टी, इसका तो वही, क्योंकि ये स्केलर है तो इसका ट्रांसपोज लैम्डा का ट्रांसपोज लैम्डा ही आ जाएगा। ठीक है, और वी ट्रांसपोज आ जाएगा। इससे इक्वेशन नंबर हमने 2 का नाम दे दिया। सही हो गया।
अब ये इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 होगी, सही है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, तो वो क्या करने लगे, 1 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई हम करने लगे, मतलब लेफ्ट वाली साइड लेफ्ट के साथ मल्टीप्लाई करने लगे और राइट वाली साइड राइट के साथ हमने मल्टीप्लाई कर ली। तो वी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज आ जाएगा मल्टीप्लाई ए वी के इक्वल टू वी लेमडा वी होल ट्रांसपोज, ये लेमडा वी ट्रांसपोज होल, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा लेमडा वी के साथ, सही है। अब इस पे आपने एसोसिएटिव लॉ लगा लिया, वी ट्रांसपोज इंटू क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज ए इंटू वी इक्वल आ जाएगा लेमडा इंटू वी लेमडा एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, सही है दोनों। तो ये लेमडा लेमडा क्या आ जाएगा, स्केयर हो जाएगा और वी ट्रांसपोज वी अलग हो जाएगा, सही हो गया। तो ए ट्रांसपोज ए हम जानते हैं ये किसके इक्वल होता है, आइडेंटिटी के इक्वल होता है, सही है। तो वी ट्रांसपोज आइडेंटिटी इंटू वी इक्वल आ जाएगा लेमडा स्केयर वी ट्रांसपोज वी आ गया, सही हो गया। अब यहाँ से देखिए जी, वी ट्रांसपोज वी इक्वल आ जाएगा लेमडा स्केयर इंटू वी ट्रांसपोज वी आ गया। तो आप डायरेक्ट इनको काट भी सकते हैं, हमने क्या किया, इस वैल्यू को उठा के इधर ले आए, सही हो गया, इसको इधर माइनस कर दिया। तो वी ट्रांसपोज वी इंटू आ जाएगा 1 माइनस लेमडा स्केयर इक्वल टू 0। अब वी ट्रांसपोज वी ये क्या है, नॉन ज़ीरो कॉलम वेक्टर है, ये कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होते, सही है। तो ये नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो 1 माइनस लेमडा स्केयर इक्वल आ जाएगा जी वी के, यहाँ से लेमडा स्केयर किसके इक्वल आ गया, 1 के, सही हो गया। और माड लेमडा स्केयर है तो इसको हम माड का स्केयर भी लिख सकते हैं इक्वल टू 1, क्योंकि 1 जब माड लेंगे तो ये फिर प्लस माइनस जो है वो माड क्यों लेते हैं, प्लस माइनस प्रॉपर्टी को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। तो दोनों तरफ फिर स्केयर रूट ले लो, तो ये आ जाएगा 1 इक्वल टू मॉड ऑफ लेमडा। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो हमें उसने क्या कहा था, अगर लेमडा आइगन वैल्यू भी हो ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का, तो इसका क्या मतलब होता है कि इसका लेमडा का मॉड किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो इंतहाई सिंपल थ्योरम है और ये इम्पोर्टेंट भी है। तो इस तरह हमारे पास जो 7.3 तक आर्टिकल थे उस उन सभी को हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया, एग्जाम्पल को भी डिस्कस कर लिया। 7.1 को भी हमने जो आर्टिकल थे उनको आपने डिस्कस किया, 7.2 के आर्टिकल को भी डिस्कस किया और 7.3 के आर्टिकल को भी डिस्कस किया। अब नेक्स्ट जो है, अब हम इसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो आई होप सो आपको आर्टिकल्स की अब डिटेल से समझ आ गई होगी। तो एक्सरसाइज आप इजीली खुद भी कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको आर्टिकल सही तरह से आते हैं, उनका कंसेप्ट क्लियर हो गए, तो एक्सरसाइज आपके लिए कोई फिर मसला नहीं है, वो आप इजीली खुद कर सकते हैं। ओके जी, थैंक यू फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।